अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम सर शोएब थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट। ये है मेरा प्यारा सा चैनल फिजिक्स विद सर शोएब। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अच्छी तरह से होंगे। तो आज का हमारा चर्चा के बुक 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर होगा। तो टोटल 7 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अब हम एक एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को फील के साथ इंशाल्लाह करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 7 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एक एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को फील के साथ अब हम करते हैं। तो पहले दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 और न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2, जिसका ताल्लुका मास स्प्रिंग सिस्टम के साथ है, मास स्प्रिंग सिस्टम के बारे में है। तो पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी को और टाइम पीरियड को मालूम करना होता है। दूसरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हम स्प्रिंग कांस्टेंट को मालूम करते हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 से अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 का जो मकसद है वो मैं बताता हूँ। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 में ये बताया गया है कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने लिया हुआ है इसी तरह का एक रिजिड सपोर्ट मैंने लिया हुआ है। इस रिजिड सपोर्ट के साथ मैंने यहाँ पर एक स्प्रिंग को कनेक्ट किया हुआ है। अब देखिए इस स्प्रिंग के दो हिस्से है, इस स्प्रिंग के दो हिस्से है। एक हिस्सा मैंने यहाँ पर फिक्स किया हुआ है, दूसरे हिस्से के साथ मैंने यहाँ पर बॉडी ऑफ मास m को कनेक्ट किया हुआ है। इस पहले पोजीशन को हम बोलते हैं मीन पोजीशन। इस पहले पोजीशन का नाम है मीन पोजीशन। अब मैं ऐसे करता हूँ कि इस मास को मैं पकड़ता हूँ, इस मास को मैं यहाँ से यहाँ जो है लेके आता हूँ, फिर इसके बाद मैं इस मास को यहाँ पर छोड़ता हूँ। तो यहाँ पर मैं छोड़ूंगा तो इस वजह से इसको टर्निंग पोजीशन भी हम बोलते हैं। और फिर ये मास जो है यहाँ से दोबारा वापस टर्न होगा, यहाँ पर इसको हम रिलीज करते हैं, इस वजह से इसको रिलीजिंग पोजीशन भी बोलते हैं। लेकिन ये मास यहाँ से टर्न भी होगा, इस वजह से इसको हम टर्निंग पोजीशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसको रिलीज करेंगे तो फिर ये मास इस पोजीशन से इस पोजीशन की तरफ दोबारा जो है जाएगा। क्यों जाएगा? एक फोर्स की वजह से जाएगा जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। और इस केस में ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये एक स्प्रिंग फोर्स है, यानी इस केस में स्प्रिंग फोर्स बिहेव करता है एज ए रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर बिहेव करता है। फिर ये मास यहाँ पर रुकेगा नहीं, ये मास जो है इनर्शिया की वजह से जो है ये मास ऊपर लेके जाएगा, कंप्रेस होगा। ये क्यों? इनर्शिया की वजह से। फिर ये मास यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स इस मास को रुकवाएगा और ये मास दोबारा जो है रिस्टोरिंग फोर्स यानी स्प्रिंग फोर्स इस मास को यहाँ पर रुकवाएगा। फिर इसको दोबारा इस पोजीशन से इस पोजीशन की तरफ दोबारा जो है लेके आएगा, ये यानी इस पोजीशन से मेन पोजीशन की तरफ दोबारा लेके आएगा। फिर ये मास यहाँ पर रुकेगा नहीं, इनर्शिया की वजह से ये मास जो है दोबारा इस मेन पोजीशन से इस पोजीशन की तरफ जो है लेके आएगा। तो देखिए ये मास जो है इस पोजीशन से आगे नहीं जाता और ये मास इस पोजीशन के ऊपर नहीं जाता, ये हद है। इस वजह से इस पोजीशन को हम एक और नाम भी देते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन का नाम भी देते हैं। और इसी तरह इस पोजीशन को भी हम एक्सट्रीम पोजीशन का नाम भी देते हैं। इसको हम पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, या इसको नेगेटिव का नाम दे दे, इसको पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन का नाम दे दे। मतलब ये है कि ये मास जो है पॉजिटिव नेगेटिव एक्सट्रीम से चला गया पॉजिटिव एक्सट्रीम तक, फिर इसके बाद दोबारा नेगेटिव एक्सट्रीम तक चला गया। इस तरह एक वाइब्रेशन, एक साइकिल पूरा हुआ, फिर इसके बाद दूसरा साइकिल भी पूरा हुआ, फिर इसके बाद तीसरा साइकिल भी पूरा हुआ, फिर इसके बाद चौथा साइकिल भी पूरा हुआ, फिर इसके बाद पांचवा साइकिल भी, छठा साइकिल भी। और इसी तरह जो है टोटल कितने वाइब्रेशन पूरे हो गए हैं, टोटल कितने साइकिल पूरे हो गए हैं, इसी तरह टोटल 15 साइकिल जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, 15 वाइब्रेशन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। जब ये 15 वाइब्रेशन कंप्लीट हो रहे थे तो कितना टाइम लगा हुआ है? टाइम लगा हुआ है 10 सेकेंड का टाइम जो है लगा हुआ है। अब हमने दो काम करने होंगे, इस केस में हमने यहाँ पर दो काम करने होंगे। पहला काम हमने ये करना होगा कि हमने ए पार्ट, दो पार्ट है, ए पार्ट में हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को मालूम करना होगा, फिर बी पार्ट में हमने टाइम पीरियड को मालूम करना होगा। यानी पहले पार्ट में हमने ये मालूम करना होगा कि एक सेकेंड में ये कितना, एक सेकेंड में कितने
वाइब्रेशन कंप्लीट हो गए हैं, कितने साइकिल्स कंप्लीट हो गए हैं। दूसरे पार्ट में हमने ये मालूम करना होगा कि जब एक का ऑसिलेशन वाइब्रेशन एक साइकिल कंप्लीट हो रहा था तो कितना टाइम में कंप्लीट हुआ है, यानी कितना टाइम में एक साइकिल कंप्लीट हुआ है। तो पहले एक पार्ट को करते हैं। देखिए एक पार्ट फ्रीक्वेंसी जो है, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं सोल्यूशन। देखिए फ्रीक्वेंसी के दो फार्मूले हैं। एक फार्मूला ये है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल और डिवाइड बाय टाइम। दूसरा फार्मूला ये है 1/t। ये जो फार्मूला है, जो फार्मूला है, इस फार्मूले को हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड अननोन है। तो ये वाला फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल और डिवाइड बाय टाइम। आप इसमें वैल्यूज को पुट कर लीजिए। नंबर ऑफ साइकिल कितने हैं? 15 है, तो 15 साइकिल डिवाइड बाई टाइम कितना है? टाइम जो है वो 12 सेकेंड है। अब यहाँ पर जब हम 15 डिवाइड बाई 12 कर लेते हैं तो इनसे आता है 1.25। आप कर भी सकते हैं 1.25 साइकिल और डिवाइड बाई एक सेकेंड। मतलब ये है कि एक सेकेंड में इतने साइकिल्स कंप्लीट हुए हैं, इतने वाइब्रेशंस या ऑसिलेशन जो है वो कंप्लीट हुए हैं। ओके अच्छा, फ्रीक्वेंसी का दूसरा यूनिट ये भी है, क्योंकि हमें पता है कि साइकिल इस नंबर को शो करता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.25 पर सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी का साइकिल पर सेकेंड को हम हर्ट्ज भी बोलते हैं। तो इस केस में जो फ्रीक्वेंसी है वो मैंने मालूम कर दिया 1.25 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी तो मैंने मालूम कर दिया। अब आते हैं टाइम पीरियड को मालूम करते हैं। देखिए टाइम पीरियड के मालूम करने के भी दो तरीके हैं, दो फार्मूले हैं। एक फार्मूला ये है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू स्मॉल t टाइम टेकन डिवाइड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। दूसरा फार्मूला ये है कि 1 आवर f। हम ये भी यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं। इसको इस वजह से यूज कर सकते हैं क्योंकि टाइम भी गिवन है और साइकिल भी गिवन है, और इसी तरह इसको भी हम यूज कर सकते हैं। इसको हम इस वजह से यूज कर सकते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमने ऑलरेडी मालूम किया हुआ है। और टाइम पीरियड इज इक्वल टू हम ये यूज करें ये यूज करें, एक ही बात है, दोनों से एक ही रिजल्ट जो है आने वाला है। तो ये दोनों हम कर सकते हैं। तो जब हम बेसिकली तो ये भी करते हैं ये भी करते हैं, दोनों से जवाब एक ही आएगा। अब टाइम जो है वो आया है 12 और डिवाइड बाई 12 सेकेंड और डिवाइड बाई नंबर ऑफ साइकिल है 15 साइकिल। जब हम 12 डिवाइड बाई 15 कर लेते हैं तो फिर इनसे आता है 0.8 सेकेंड आता है। 0.8 सेकेंड, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 साइकिल। मतलब ये है कि जब एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो रहा था तो 0.8 सेकेंड का टाइम जो है वो लगा हुआ है। इस जब हम ये वाला यहाँ पर पुट कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी की जगह पर, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने मालूम किया हुआ है 1.25, यहाँ पर पुट कर लीजिए 1.25 यहाँ पर पुट कर लीजिए। जब हम 1 डिवाइड बाई 1.25 कर लेते हैं तो फिर इनसे 0.8 सेकेंड आता है। तो मतलब ये है कि हमने फ्रीक्वेंसी जो है वो भी मालूम कर दिया और हमने टाइम पीरियड को भी मालूम कर दिया। तो इसी तरह न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हो गया, ए पार्ट भी हो गया, बी पार्ट भी हो गया। ए पार्ट में फ्रीक्वेंसी मांग रहा था, हमने मालूम कर दिया। इस तरह बी पार्ट में टाइम पीरियड मांग रहा था, हमने कर दिया। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब आते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2 जो है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2 का ताल्लुक भी मास स्प्रिंग सिस्टम के साथ है। सबसे पहले फील लेते हैं, फिर इसके बाद आते हैं सोल्यूशन की तरफ भी एक एक स्टेप से। तो फील ये है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले मैं लिखूं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2 का फील ये है कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने लिया हुआ है इसी तरह का एक रिजिड सपोर्ट मैंने लिया हुआ है। इस रिजिड सपोर्ट यहाँ पर मैंने लिया हुआ है एक हॉरिजॉन्टल फ्रैक्शनल सरफेस लिया हुआ है। इसी तरह मैंने एक स्प्रिंग को यहाँ पर ले लिया। इस स्प्रिंग के दो हिस्से हैं, इस स्प्रिंग के दो हिस्से हैं। एक हिस्से को मैंने रिजिड सपोर्ट के साथ कनेक्ट किया हुआ है और दूसरे हिस्से को मैंने बॉडी ऑफ मास m के साथ मैंने कनेक्ट किया हुआ है। इस पोजीशन को हम बोलते हैं मीन पोजीशन। इस पोजीशन को हम मीन पोजीशन का नाम जो है वो देते हैं। अब मैं इस मास को इस तरह पकड़ूंगा, इसको इस तरफ पर भी ले जा सकता हूँ, इस तरफ पर भी मैं इसको ले जा सकता हूँ, क्योंकि इसमें स्ट्रेच करने की और कंप्रेस करने की दोनों एबिलिटीज मौजूद है। फ्लेक्सिबल स्प्रिंग
इसी तरह जो है मैं इस मास को यहाँ पर पकड़ूंगा, इस मास को मैं इस तरफ लेके जाऊंगा, तो इस मास को मैंने यहाँ पर जो है लेके आया। जब मैं इस मास को यहाँ पर मैंने लेके आया, फिर इस मास को मैंने छोड़ा, छोड़ने के बाद ये मास जो है स्प्रिंग फोर्स जो कि इस केस में रिस्टोरिंग फोर्स जो कि इस केस में एक स्प्रिंग की तरह एक स्प्रिंग इस केस में जो रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग फोर्स बिहेव करता है एज ए रिस्टोरिंग फोर्स। फिर ये मास इस पोजीशन को हम बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर रिलीज किया है रिलीजिंग पोजीशन, यहाँ से दोबारा वापस आएगा टर्निंग पोजीशन। अब ये मास इससे आगे नहीं जाता, एक्सट्रीम पोजीशन। तो इस ये जो है एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ लाया। फिर इसके बाद जो है इनर्शिया की वजह से ये मास जो है कंप्रेस हुआ और ये मास यहाँ पर जो है लेके आया। इनर्शिया ने इस मास को यहाँ पर लेके आया, फिर स्प्रिंग फोर्स ने रिस्टोरिंग फोर्स ने इसको यहाँ पर रोका, फिर इसके बाद इसको दोबारा रवाना किया इस पोजीशन से मेन पोजीशन की तरफ इस मास को दोबारा रवाना किया। अब देखिए ये मास इस पोजीशन के आगे नहीं जाता, यहाँ से टर्न हुआ है, तो इस पोजीशन को हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। मतलब ये है कि ये मास इस पोजीशन के भी आगे नहीं जाता, तो इस वजह से इसका आखिरी हद एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये मास इस पोजीशन के आगे भी नहीं जाता, ये हद है, तो ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। अब हमने करना यह है, सबसे पहले इस मीन पोजीशन से 4 सेंटीमीटर के फासले पर मीन पोजीशन से 4 सेंटीमीटर के फासला दिया गया है, 4 सेंटीमीटर का फासला दिया गया है। सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करें। मीटर में हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं, सेंटी जो कि एक प्रीफिक्स है और बराबर होती है 10⁻⁻² के बराबर होती है। अब -2 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इस जो है इसके नीचे यहाँ पर 1 है, इसको नीचे जो है लेके आए, तो यहाँ पर जब हम इसको नीचे उतारेंगे तो जो है माइनस है प्लस हो जाएगा मीटर। अब जब हम 4 और डिवाइड बाई 10⁻² कर लेते हैं और 10⁻² बराबर होती है 100 के, तो 100 के बराबर यहाँ पर 100 को लिख लीजिए। अब जब हम 4 डिवाइड बाई 100 कर लेते हैं तो इनसे आता है 0.4 आता है, 0 जो है 4 आता है, या इसको हम ऐसे भी 0.04 आता है, 0.04 जो है आता है। तो इसको हल करने का एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 और 10⁻⁻² मीटर। अब देखिए पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट को यहाँ पर इस 10⁻² को ख़त्म करें। कैसे ख़त्म करते हैं, पॉइंट यहाँ पर है, इसको 2 गुना इस साइड पर लेके जाए, तो 0.1 और फिर इसके बाद 2, तो 0.0 और 4 और मीटर। पॉइंट यहाँ पर था तो 1 और 2 अब सही है। तो जो फासला है ये हमने सेंटीमीटर में दिया गया था, मीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो इस 4 सेंटीमीटर 0.04 मीटर के फासले पर रिस्टोरिंग फोर्स भी दिया गया है, रिस्टोरिंग फोर्स कितना दिया गया है, 100 न्यूटन का दिया गया है। मतलब ये है कि फासला भी दिया गया है और रिस्टोरिंग फोर्स भी दिया गया है। हमने करना किया है, हमने स्प्रिंग कांस्टेंट को मालूम करना है। तो हमने स्प्रिंग कांस्टेंट है वो हमने मालूम करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले होक्स लॉ से हम करते हैं। यहाँ पर हम होक्स लॉ को इस्तेमाल करते हैं। होक्स लॉ क्योंकि होक्स लॉ डिस्प्लेसमेंट और रिस्टोरिंग फोर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को जाहिर करता है, लेकिन इस केस में क्योंकि डायरेक्शन के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो फिर इस वजह से भी यहाँ पर हुक्स लॉ का जो मैग्नीट्यूड फॉर्म है वो मैं लेता हूँ। तो हुक्स लॉ का मैग्नीट्यूड फॉर्म ये है कि रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू kx माइनस साइन यहाँ पर मैं नहीं लगाता क्योंकि यहाँ पर मेरा डायरेक्शन के साथ कोई लेना देना जो है वो नहीं है, तो यहाँ पर मेरा इसके साथ कोई लेना देना जो है वो नहीं है। तो अब हम इस इक्वेशन से सबसे पहले x को निकाले, तो पहले मैं इसको लिखता हूँ, फिर इसके बाद में इसको लिखता हूँ। तो kx जो है बराबर हो जाएगा रिस्टोरिंग फोर्स। अब इस साइड को भी x पर डिवाइड करें और इस साइड भी x पर डिवाइड करें, x और x जो है एक दूसरे के साथ कैंसिल करेंगे, तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो बराबर आया रिस्टोरिंग फोर्स और डिवाइड बाई x।
तो अब यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर लीजिए। स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू स्टोरिंग फोर्स ऑलरेडी दिया गया है 100 न्यूटन, तो स्टोरिंग फोर्स ऑलरेडी दिया गया है 100 न्यूटन डिवाइडेड बाय और डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी दिया गया है, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने मालूम किया हुआ है 0.04 मीटर। अब जब हम 100 डिवाइड बाई 0.04 कर लेते हैं तो फिर इनसे क्या आता है, इनसे आता है 25 100 आप कर भी सकते हैं, इनसे 25 100 ही आता है। न्यूटन अपनी जगह पर लिख लीजिए और मीटर अपनी जगह पर लिख लीजिए। इसको मैं ए से भी लिख सकता हूँ 25 100 न्यूटन को अपनी जगह पर, मीटर को ऊपर उठाए तो ऊपर उठने से इसका जो पॉजिटिव होगा वो माइनस में आएगा, तो माइनस हो जाएगा -1। ये भी सही है और इसी तरह ये भी सही है। इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब ये था कि मेन पोजीशन से फासला भी दिया गया था और रिस्टोरिंग फोर्स भी दिया गया था और हमने इस स्प्रिंग कांस्टेंट को मालूम करना था, जो कि हमने हुक्स लॉ से कर दिया। हमने हुक्स लॉ को इस्तेमाल कर दिया और इसमें फिर हमने वैल्यूज़ को पुट कर लीजिए, हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिए और फिर इसके बाद स्प्रिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू थी वो आ गई। तो पहले आप इनको ज़रा सा नोट डाउन करें।